नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज की खबरें भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की धमकियों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत को यूरोपीय संघ का खुला समर्थन मिल गया है। वहीं महाराष्ट्र बीएमसी में बड़ा फैसला हुआ। लॉटरी के जरिए तय हुआ कि मुंबई की अगली मेयर महिला होंगी। साथ ही तमिलनाडु में भी सियासी हलचल तेज है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी और भाजपा के बीच एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। और उधर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से भारत ने आईएमएफ को कड़ा जवाब दिया। भारत को एआई में सेकेंड टियर पावर कहे जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा कि भारत एआई टैलेंट और तैयारी में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है और किसी भी तरह से दूसरे दर्जे की शक्ति नहीं है। आखिर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मनरेगा बचाओ मोर्चा में दिए गए बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि नया कानून क्या है मुझे नहीं पता, जी ग्राम जी पता नहीं क्या। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूरोपीय यूनियन ने भारत से रक्षा समझौते की मंजूरी दी। अगले हफ्ते दिल्ली में डील होगी। ईयू बोला आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। दक्षिण कोरिया के पूर्व पीएम हान डक सू को 23 साल जेल की सजा 2024 के तख्तापलट में शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यू टर्न, यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ नहीं लगाएंगे। ग्रीनलैंड समझौते पर नाटो चीफ के साथ बातचीत की, कहा डील की जानकारी जल्द पब्लिक करूंगा। जम्मू में सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिरी, 10 जवानों की जान गई, 11 को एयरलिफ्ट किया गया, कुल 21 सवार थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले वीबी ग्राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। मनरेगा बचाओ सम्मेलन में सिर पर गमछा बांधा, कंधे पर कुदाल रखी, पौधे में मिट्टी डाली। और अब खबरें विस्तार से। खबर भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत को यूरोपीय संघ का खुला समर्थन मिल गया है। यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की प्रमुख काजा कल्लास ने साफ कहा कि भारत अब यूरोप के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि व्यापार और सुरक्षा का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बन चुका है। जब एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं, उसी बीच भारत को यूरोपीय संघ यानी यूई का खुला समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत अहम माना जा रहा है। यूई की विदेश मामलों की प्रमुख काजा कल्लास ने साफ कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते अब पहले से कई ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ के समय में भारत यूरोप के लिए एक बेहद जरूरी साझेदार बन चुका है, खासकर व्यापार और सुरक्षा के मामलों में। यानी यूरोप अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद रणनीतिक साथी के रूप में देख रहा है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ की चेतावनियों ने दुनिया भर में व्यापार को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप पहले भी कई देशों पर ऊंचे टैरिफ लगा चुके हैं और अब फिर से उसी रास्ते पर लौटने के संकेत दे रहे हैं। इसका असर उन देशों पर पड़ सकता है जो अमेरिका पर ज्यादा निर्भर हैं। ऐसे में भारत के लिए ये राहत की बात है कि यूरोप उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ी बात सामने आई है। मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को लेकर बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। इस डील को कई विशेषज्ञ मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। अगर ये समझौता हो जाता है तो भारत और यूरोप मिलकर करीब 2 अरब से ज्यादा लोगों के बाजार को जोड़ देंगे। इससे भारतीय कंपनियों को यूरोप में सामान बेचना ही नहीं। वजह साफ है, अगर ये समझौता हो जाता है तो भारत और यूरोप मिलकर करीब 2 अरब से ज्यादा लोगों के बाजार को जोड़ देंगे। इससे भारतीय कंपनियों को यूरोप के सामान बेचना आसान होगा और निवेश के लिए नए रास्ते खुलेंगे। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. इतना ही नहीं, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन खुद भारत आने वाली हैं।
ये 26 और 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाले भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस सम्मेलन में व्यापार, निवेश, तकनीकी, हरित ऊर्जा और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर अहम फैसले होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये साझेदारी भारत के लिए कई मायने में फायदेमंद होगी। इससे भारत के निर्यातकों को यूरोप के बड़े बाजार तक सीधी और आसान पहुंच मिलेगी। साथ ही अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच भारत खुद को एक मजबूत और स्वतंत्र आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित कर सकेगा। ये संकेत साफ है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। एक तरफ अमेरिका की सख्ती, दूसरी तरफ यूरोप का खुला समर्थन। ये दौर भारत के लिए एक नए मौके और नई चुनौतियों दोनों को लेकर आया है। आने वाले समय में भारत और यूरोपीय संघ रिश्ते कैसे होंगे और व्यापार की दिशा कैसे तय की जाएगी, ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए भारत अपडेट। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा फैसला हुआ, जिसका असर सिर्फ सत्ता पर नहीं बल्कि मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे महानगरों की दिशा पर पड़ेगा। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी में अब महिला मेयर तय हो गई है। लॉटरी सिस्टम के जरिए पर्ची निकली और फैसला हो गया। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आरक्षण है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति छिपी है। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका समेत महाराष्ट्र की 29 नगर महापालिकाओं में मेयर पद के आरक्षण की लॉटरी गुरुवार को खोली गई। लॉटरी के नतीजों ने तस्वीर साफ कर दी कि मुंबई, बीएमसी, पुणे, नागपुर और नासिक नगर निगम में मेयर पद सामान्य श्रेणी महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यानी अब इन बड़े शहरों की कमान किसी महिला मेयर के हाथों में होगी। इस फैसले के सियासी मायने बेहद बड़े हैं, क्योंकि मुंबई बीएमसी में बीजेपी और शिंदे गुट के पास कुल 118 सीटों का बहुमत है, लेकिन इस गठबंधन से एक भी एससी वर्ग का पार्षद नहीं जीता है। यही वजह थी कि मेयर पद अगर एससी कैटेगरी में जाता तो उद्धव ठाकरे गुट का रास्ता आसान हो जाता, लेकिन लॉटरी महिला वर्ग के पक्ष में गई और सत्ता का गणित पलट गया। सामान्य महिला श्रेणी का मतलब साफ है कि अब किसी जाति की बाध्यता नहीं है। हर पार्टी अपनी सबसे मजबूत, सबसे लोकप्रिय और सबसे असरदार महिला पार्षद को मेयर की रेस में उतार सकती है। यानी अब मुकाबला फेस वैल्यू बनाम फेस वैल्यू का होगा। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने लॉटरी सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया को सत्ता के फायदे के हिसाब से मोड़ा गया, ताकि खास शहरों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ लॉटरी नहीं बल्कि रणनीति है। बीएमसी की 227 सीटों में बीजेपी और शिंदे गुट के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है। बीजेपी के पास 49 महिला पार्षद हैं, वहीं शिंदे गुट के पास 19 महिला पार्षद हैं। यानी साफ है कि अगली मेयर बीजेपी या शिंदे गुट में से ही होगी। लेकिन असली चुनौती है एक नाम पर सहमति। आपको बता दें कि बीजेपी की महिला पार्षदों में मेयर पद की रेस बेहद दिलचस्प हो चुकी है। जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है वार्ड नंबर 2 से तेजस्वी घोसालकर, वार्ड 13 से रानी द्विवेदी, वार्ड 14 से सीमा शिंदे, वार्ड 15 से जिज्ञासा शाह, वार्ड 16 से श्वेता कोरगावरकर और वार्ड 17 से चुनाव जीतने वाली शिल्पा सांगुरे भी मेयर की रेस में है। हर चेहरे के साथ अपना राजनीतिक वजन और अपना समीकरण जुड़ा हुआ है। इन सब में सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं तेजस्वी घोसालकर। आपको बता दें कि तेजस्वी दिवंगत शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की पत्नी है। फरवरी 2022 में अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरा महाराष्ट्र सन्न रह गया था। तेजस्वी घोसालकर 2017 में शिवसेना ठाकरे गुट से बीएमसी पार्षद रह चुकी हैं। इस बार चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने उन्हें वार्ड नंबर 2 से टिकट दिया। नतीजा रहा कि तेजस्वी ने चुनाव जीता और मेयर रेस में सबसे आगे निकल गयी। राजनीतिक अनुभव, सहानुभूति फैक्टर और जीत, तीनों ने उन्हें टॉप कैंडिडेट बना दिया है। रानी द्विवेदी वार्ड 13 से जीत चुकी हैं। बीजेपी महाराष्ट्र की सचिव और प्रवक्ता हैं। पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी वो रह चुकी हैं। संगठन और छवि दोनों उनका मजबूत है। श्वेता कोरगावकर वार्ड 16 से विजयी हुई। वो ग्राउंड कनेक्ट और स्थानीय पकड़ के लिए जानी जाती हैं। सीमा शिंदे, जिज्ञासा शाह और शिल्पा सांगुरे भी रेस में हैं और पार्टी के अंदर इन नामों पर गंभीर मंथन चल रहा है। हालांकि बीजेपी संख्या में आगे है, लेकिन शिंदे गुट भी अपने 19 महिला पार्षदों के दम पर दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है।
अगर गठबंधन में कोई संतुलन बनाना पड़ा तो शिंदे गुट की महिला भी सरप्राइज फैक्टर बन सकती हैं। लॉटरी के बाद अब नामांकन होंगे, सदन की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। मेयर का चुनाव जनता नहीं बल्कि पार्षद करेंगे। पार्टियां व्हिप जारी करेंगी। व्हिप तोड़ने पर सदस्यता तक जा सकती है। यानी अब पूरा खेल फ्लोर मैनेजमेंट का है। तमिलनाडु की राजनीति में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पाडी के पलानीस्वामी और बीजेपी के बीच एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। पलानीस्वामी ने अपने आवास पर भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ ब्रेकफास्ट बैठक की, जिसमें द्रमुक सरकार को चुनौती देने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा हुई। दोनों दल मिलकर चुनावी मैदान में एकजुट मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं। तमिलनाडु की सियासी तस्वीर इन दिनों काफी बदली हुई दिख रही है, खासकर एडप्पाडी के पलानीस्वामी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को लेकर। प्रदेश में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को मजबूत करने की कोशिशों का एक नया कदम उठा लिया गया है। पलानीस्वामी ने अपने घर पर भाजपा प्रतिनिधि दल का ब्रेकफास्ट मिलन किया, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा हुई और एनडीए गठजोड़ को अंतिम रूप देने की कोशिश जारी रही। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु में गठबंधन से जुड़ी चर्चाएं तेज हैं और विपक्षी द्रमुक सरकार को चुनौती देने के लिए एकजुट मोर्चा तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के पीयूष गोयल ने भी एआईएडीएमके और एनडीए के एजेंडे पर पलानीस्वामी से व्यापक बातचीत की है। दरअसल 2025 में एआईएडीएमके और बीजेपी से पहले ही एनडीए का हिस्सा है और दोनों ने मिलकर 2026 के चुनाव में डीएमके बढ़त वाले गठबंधन को हराने की रणनीति बनाई है। ये गठबंधन अप्रैल 2025 में घोषित हुआ था और तब से तमिलनाडु में इसकी मजबूत बुनियाद तैयार की जा रही है। इसी बीच दिनाकरन की एएमएमके पार्टी ने भी एनडीए में वापसी कर समर्थन देने का फैसला कर लिया है, जो गठबंधन को और व्यापक बनाता दिख रहा है और तमिलनाडु की राजनीतिक स्थितियों में बड़ा बदलाव ला सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पलानीस्वामी बीजेपी के इस मिलन से विपक्षी गठबंधन के खिलाफ एक मजबूत चुनावी मोर्चा बनता दिख रहा है और 2026 में होने वाले चुनावों की तैयारी को ये बैठक एक नया दिशा देता दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से भारत ने आईएमएफ को दो टूक जवाब दिया। आईएमएफ प्रमुख द्वारा भारत को एआई में सेकेंड टियर पावर कहे जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई पेनिट्रेशन, तैयारी और टैलेंट में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में से है। एआई टैलेंट में भारत दूसरे नंबर पर है, इसलिए भारत को सेकेंड टियर कहना सच्चाई से बहुत दूर है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आईएमएफ को साफ और कड़ा जवाब दिया है। ये मामला तब गरमाया जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के मामले में सेकेंड टियर पावर बताया। इस बयान पर भारत की ओर से वहां मौजूद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तुरंत और मजबूती के साथ जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि आईएमएफ की ये सोच और जानकारी भारत को लेकर पूरी तरह गलत है। अश्विनी वैष्णव ने मंच से कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि आईएमएफ किस आधार पर भारत को सेकेंड टियर बता रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत एआई पेनिट्रेशन, एआई प्रिपेयर्डनेस और एआई टैलेंट में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हैं। इतना ही नहीं, एआई टैलेंट के मामले में भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर है। ऐसे में भारत को सेकंड टियर कहना सच्चाई से कोसों दूर है। उन्होंने साफ कहा कि भारत फर्स्ट ग्रुप में आता है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने यह भी समझाया कि एआई में असली फायदा सिर्फ बहुत बड़े और महंगे मॉडल बनाने से नहीं होता। उन्होंने कहा कि 95% काम ऐसे एआई मॉडल से हो जाते हैं जिनमें 20 से 50 बिलियन पैरामीटर होते हैं। भारत ऐसे कई मॉडल बना चुका है और उन्हें अलग अलग सेक्टर में इस्तेमाल कर रहा है। इसका सीधा फायदा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, काम को आसान बनाने और टेक्नोलॉजी को जमीन तक पहुंचाने में मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का फोकस एआई को सिर्फ सीमित लोगों तक रखने का नहीं है, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर फैलाने का है। भारत एप्लीकेशन लेयर में दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है, जहां एंटरप्राइज की जरूरत समझकर एआई के जरिए समाधान दिए जाएंगे। यहीं से सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि असली फायदा निकलेगा। भारत इसी दिशा में काम कर रहा है।
इसके साथ ही वैष्णव ने बताया कि भारत तेजी से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी तैयार कर रहा है, जिसमें डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और जरूरी उपकरण शामिल हैं। गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में एआई डाटा सेंटर बढ़ा रही हैं और भारतीय स्टार्टअप्स के साथ गहरी साझेदारी कर रही हैं। इन सभी बातों के जरिए भारत ने दावोस के मंच से साफ संदेश दे दिया कि उसे कम आंकना एक बड़ी गलती है और आईएमएफ को अपनी सोच पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। मनरेगा बचाओ मोर्चा के कार्यक्रम में राहुल गांधी सरकार के नए कानून का नाम ठीक से न बता पाने पर मजाकिया टिप्पणी करते नजर आए, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने उन पर हमला बोला। वहीं राहुल गांधी ने मनरेगा का बचाव करते हुए कहा कि ये योजना गरीबों और मजदूरों को सम्मान के साथ काम का अधिकार देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा को कमजोर करना चाहती है और अगर गरीब मजदूर इकट्ठे हुए तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। ये बयान उन्होंने गुरुवार को मनरेगा बचाओ मोर्चा के कार्यक्रम के दौरान दिया। मंच से बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार के नए कानून वीबी जी राम जी का नाम ठीक से न जानने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये नया कानून क्या है और इसका नाम क्या है। जब भीड़ की तरफ से जी राम जी कहा गया तो राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में कहा कि जी राम जी पता नहीं क्या। इस बयान के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस तेज हो गई है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मनरेगा योजना का बचाव करते हुए कहा कि ये योजना गरीबों को अधिकार देने के लिए लाई गई थी। इसका मकसद था कि देश में जिसे भी काम चाहिए उसे सम्मान के साथ काम मिले। उन्होंने कहा कि मनरेगा के जरिए पंचायतों को मजबूत किया गया और मजदूरों की आवाज को जगह मिली। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मनरेगा को धीरे धीरे कमजोर करना चाहती है। उन्होंने किसानों का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसानों के खिलाफ कानून लाए गए थे, वैसे ही अब मजदूरों के अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर गरीब और मजदूर एकजुट हो जाएं, तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस नए कानून का नाम ठीक से याद नहीं है, लेकिन कांग्रेस संसद के सत्र में मनरेगा को लेकर सरकार के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी। कांग्रेस का कहना है कि वीबी जी राम जी कानून के जरिए मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है और इसी के विरोध में देश भर में मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सरकार ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि नया कानून रोजगार के अधिकार को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गलत जानकारी फैलाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तो देखिए, कुल मिलाकर मनरेगा और वीबी जी राम जी कानून को लेकर आने वाले दिनों में संसद और सियासत में ये मुद्दा और गरमाने वाला है। बुलेटिन अपडेट में अभी सिर्फ इतना ही। मैं दामिनी, आप देख रहे थे बुलेटिन अपडेट। ऐसे ही तेज, भरोसेमंद और सबसे पहले खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।